बच्चे लोगों, आपकी डिमांड थी कि लेक्चर लाए जाएं। आज हम आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं। सबसे पहले तो जॉब्स अड्डा के आज से इस नई सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं मैं। और उसके बाद मैं अपने जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म से ट्रायल कर रहा था वीडियोस का, और हम धीरे धीरे आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाएंगे। बट आज से कुछ दिनों तक आप ऐसे बेयर कर लो, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे वीडियोस। और आप बच्चे इस वीडियो के नीचे बताइएगा आपको क्या क्या पढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं तो आपको एक तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, और पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। उसके अलावा हमारी पूरी टीम आपके लिए वीडियोस लाएगी। आप ज़रा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कमेंट से ज़रा मुझे जोश मिलता है, नई चीज़ें लाने के लिए एनर्जी मिलती है। आप बच्चे हूँ तो मैं भी हूँ, मुझे आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिला है। देखिए, जॉब्स अड्डा प्रोवाइडिंग वे टू अचीव सक्सेस। हम करते हैं स्टार्ट इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री। फिर से जो मैंने पहला लेक्चर दिया था उसको ही मैं दोहराऊंगा और दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। सबसे पहले तो आप मेरी बातें सुनिए, गौर से सुनते जाइए सारी बातों को। हमें पढ़ना होता है इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री हमें पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले आप अपनी बुक पे ये लिखो, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जो पास्ट में हुए हों। इंसिडेंट्स हैपेंड इन पास्ट। इंसिडेंट्स हैपेंड इन पास्ट। गुजरे हुए ज़माने में जो चीज़ें हुई हैं उनको बोलते हैं हम हिस्ट्री। एक बात ये याद रखनी है। अब एक बंदा है जिसका नाम है हीरोडोटस। इस हीरोडोटस ने एक किताब लिखी, जिस किताब में सारी पुरानी चीज़ें इन्होंने लिखी और इन्होंने बताया हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली जाती हैं। इसलिए हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन हैं? हीरोडोटस, ठीक है। उसके बाद अब एक बंदा जिसका नाम मैक्स मुलर, ये लिख लो अपनी नोटबुक पे, मैं इसको अरेज करने जा रहा हूं। उसके बाद एक बंदा है जिनका नाम है मैक्स मुलर। इस मैक्स मुलर ने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करा। मैक्स मुलर ने क्या किया? हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हु डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स? किसने डिवाइड करा? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 हिस्सों में। एक का नाम आ गया, एक का नाम रखा गया एंशिएंट हिस्ट्री। एक का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री और एक पार्ट का नाम है मेडिवियल हिस्ट्री और एक पार्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब अभी मैं आपको किन एग्जामों के लिए पढ़ा रहा हूं? जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, ये उनके लिए मैं जल्दी ख़त्म करूंगा। जो बच्चे क्लास 4th का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी है। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी है। और वो सारे के सारे एग्ज़ाम जिनके सिलेबस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेंशन्ड है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ये। अब ज़रा मैं धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ूंगा और गहराई भी पकड़ता जाऊंगा। हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है यहां तक। अब हम पढ़ेंगे यहां से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अब मुझे ये उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं आपने वो लिख दी हैं। अब आगे देखिए, मेरी बातों को सुनते जाइए। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जितना पहले जाएं उतना पीछे की तरफ आती है और जितना आगे जाएं उतना आगे की तरफ आती है।
इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हिस्ट्री हमें कहाँ से शुरू करनी है। मैं बात कर रहा हूँ 1192 की, 1192। इंडिया में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इस सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ, दो बंदों के बीच लड़ाई हुई। एक का नाम पृथ्वीराज चौहान, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान और दूसरे बंदे का नाम मोहम्मद गोरी। ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीते और हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी ने, उसके बाद इनके गुलाम ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की। इंडिया में मुस्लिम रूल हुआ और 1526 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। इसमें ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने राणा संगा को हराया और इंडिया में मुगलों का रूल इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में इंडिया में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक बंदा अंग्रेज हेक्टर मुनरो, उसने हिंदुस्तान की 3 बड़ी पावर्स को हराया और इंडिया में अंग्रेज़ों का रूल इस्टेब्लिश हो गया। ये 3 जंगें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदला। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। मैं सीधा आपके सिलेबस की तरफ आऊँगा और वहाँ से चीज़ें बताने लगूँगा। फिर मैं इसके MCQs भी लाऊँगा। अगर आप हमारे क्लास वर्क के बच्चे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास जॉब्स अड्डा, तो जो मैंने आपको क्लास के लिए MCQ दिए हैं वो मोर देन इनफ हैं। और अगर आप ऑफलाइन बच्चे नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके हमसे MCQs और हिस्ट्री के नोट्स ले लीजिए। ये टोटली फ्री हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं है। अब देखिए हम चलते हैं। आपको पता है, मैं ज़रा थोड़ा रिकॉल कर देता हूं, मेरी बातें गौर से सुनते जाइएगा, मैं आपको हिस्ट्री में मास्टर बना दूंगा। इंडिया में अंग्रेज आए, इंडिया में इंग्लिश आए 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, यहां तक अंग्रेजों ने यहां पे कुछ लड़ाइयां लड़ी। 23 जून 1757 अंग्रेजों ने एक लड़ाई लड़ी जिसको बोलते बैटल ऑफ प्लासी। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं आऊँगा, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडियन नेशनल मूवमेंट समझानी है। 23 जून 1757 अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी में के बाद इंडिया में एक बंदा जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव बन गए बंगाल के गवर्नर। इंडिया में गौर से सुनते जाइए बातें। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव बन गए इंडिया के बंगाल के गवर्नर। और 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर, मैंने अभी आपको पढ़ाई। फिर आगे चलते ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई। 1857 की एक लड़ाई हुई और जिसको बोला जाता रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट क्वीन विक्टोरिया के हाथ चली गई। आप सबको ये बातें पता हैं। और इसके बाद इंडियंस अंग्रेज़ों की बातों को मान रहे, जो अंग्रेज बोल रहे इंडियन मान रहे। अब लिहाजा क्या होता, ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। इंडिया में अब आगे क्या होता है, 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जरा मैं और पीछे चलता हूं, 1885 में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में आपने सुना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1885 जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस बनी इंडियंस के वेलफेयर के लिए।
अब कांग्रेस के सभी लोग सोच रहे कि अंग्रेज उनके लिए भला कर रहे, मगर जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल की पार्टीशनिंग की, अगले साल 1906 में उस कांग्रेस की एक मीटिंग में कुछ हल्ला मच गया। एक साल बाद 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक का नाम रख दिया गया मॉडरेट्स, और ये वो मॉडरेट हैं जो अंग्रेजों की बातों को मान रहे। 1885 से लेके 1905 तक के बच्चे रहे, लोग रहे मॉडरेट। जब 1907 में, गौर से सुनिएगा, आप लिखना नहीं, मैं सब लिखा हुआ दूंगा, सिर्फ आप पढ़ते जाइए। जब 1905 में बंगाल की पार्टीशनिंग हो गई, 1907 में सूरत में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। उसमें कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, कुछ अंग्रेजों के साथ हैं। जो लोग अंग्रेजों के साथ हैं उनको बोला जाने लगा मॉडरेट फेज, और जो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए उनको बोला जाने लगा एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये क्या हो गए? एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज। और इसके बाद हिंदुस्तान की तारीख में आए गांधी, और जिस टाइम को बोला जाता गांधीयन एरा। आज मैं हिस्ट्री का 90% कवर कोर्स पूरा कर दूंगा। मॉडरेट फेज 1885 से लेके 1905 तक, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1906 से लेके 1916 तक, गांधीयन फेज 1917 से लेके 1947 तक। अब हम पहले पढ़ेंगे मॉडरेट फेज, फिर पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, फिर पढ़ेंगे गांधीयन फेज। आप बच्चे मुझे अभी अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 7006845597। मैं आपको पूरी हिस्ट्री का PDF दूंगा, वो इससे भी डिटेल में होगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूं। आप बच्चों को इंडियन नेशनल मूवमेंट से आगे पढ़ना है। इतनी बातें पता चल गई। अब चलिए आगे। मॉडरेट फेज क्या होता? मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज वो फेज है जो अंग्रेजों के साथ मिलजुल के काम कर रहा। अब हमारे पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर का नाम याद रख लो, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, दूसरे नंबर पे WC बैनर्जी, तीसरे नंबर पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चौथे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस राणा डे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नरोजी। ये सारे बंदे हैं मॉडरेट लीडर्स। ये क्या हैं? मॉडरेट लीडर्स। अब हमें कुछ मॉडरेट लीडर के बारे में कुछ बातें पढ़नी हैं। सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन है ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बोला जाता बर्क ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? बर्क ऑफ इंडिया। ये बर्क एक अच्छा फ्रीडम फाइटर है, उसके नाम पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बोला जाता बर्क ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज बर्क ऑफ इंडिया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बी से बर्क और बी से बर्क और बी से बैनर्जी, बी से बर्क और बी से बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को क्या बोला जाता? बर्क ऑफ इंडिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम द नेशन इन मेकिंग। बताइए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द नेशन इन मेकिंग? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है नेशन इन मेकिंग। इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा बंगाली। आप बताइए, बंगाली न्यूज़पेपर किसका है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। देखिए, बी से बंगाली, बी से बर्क ना, बी से बैनर्जी, बी से बर्क, बी से बंगाली। ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखो। बी से पढ़ता बर्क, बी से पढ़ता बंगाली, बी से पढ़ता बर्क, बी से बैनर्जी, बी से बंगाली। आप बताइए, हु इज नोन एज बर्क ऑफ इंडिया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। किसका न्यूज़पेपर है? बंगाली, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। द नेशन इन मेकिंग न्यूज़पेपर किसका है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। ये हैं फाउंडर किसके? इंडियन एसोसिएशन के।
अब इंडियन एसोसिएशन क्या होता, देखिए सबसे पहले एक एसोसिएशन थी इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन किसकी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। यही इंडियन एसोसिएशन, इसी के फाउंडर 1885 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की एसोसिएशन में फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। ठीक है यहां तक। अब आगे देखिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। क्या बोलते इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। अब जरा सुनिए, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ साउथ इंडिया, सरोजनी नायडू। लिख लो अपनी कॉपी पे, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, सरोजनी नायडू इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। और हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें आज हम बांटेंगे, लिखते चले जाओ। इनका न्यूज़पेपर दी हिंदू न्यूज़पेपर किसका है, जी सुब्रमण्यम अय्यर का। जी सुब्रमण्यम अय्यर का न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर का न्यूज़पेपर है दी हिंदू। जी सुब्रमण्यम अय्यर का न्यूज़पेपर कौन सा है, दी हिंदू। इतनी बातें पता चल गई आपको। इनका न्यूज़पेपर द हिंदू और स्वदेश मित्राम। अब बताइए स्वदेश मित्राम न्यूज़पेपर किसका है, स्वदेश मित्राम न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर का। द हिंदू न्यूज़पेपर किसका, जी सुब्रमण्यम अय्यर का। जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में दो बातें याद रखनी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी कौन है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, और दादा भाई नौरोजी को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और सरोजनी नायडू को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। उसके बाद अब देखिए, अंग्रेज इंडियन को अपने साथ नहीं बिठाते थे, मगर दादा भाई नौरोजी को अंग्रेज अपने साथ रखा करते थे, इसलिए इनको बोला जाता इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड। किस बंदे को बोला जाता इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड, दादा भाई नौरोजी को। इनका न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया। अब बताइए वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसका है, वॉइस ऑफ इंडिया। एक तो वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरा रस्त गुफ्तार, दो न्यूज़पेपर हैं, एक वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरा रस्त गुफ्तार। ये दोनों न्यूज़पेपर किसके, दादा भाई नौरोजी के। सारी बातें दिल की सुर्ख दीवारों पर लिख दो। ये वीडियो मैंने पहले बनाया था बट उसमें कुछ खलल था। अब जरा आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा है। और इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड रेंट थ्योरी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कहा आखिर अंग्रेज हमारी सारी की सारी वेल्थ को ले जा रहे, इंडिया का खजाना खाली कर दिया अंग्रेजों ने। इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड ड्रेन थ्योरी, और इन्होंने किताब लिखी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आखिर अंग्रेज क्यों हमारे हिंदुस्तान को लूट रहे, इस पे भी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कदम उठाया, आवाज उठाई। और दादा भाई नौरोजी ने कमीशन बैठाया, जिस कमीशन का नाम था वेल्बी कमीशन। जरा कलर पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं बोल भी रहा हूं। ही अपॉइंटेड वेल्बी कमीशन। अब वेल्बी कमीशन क्या होता सुनिए। दादा भाई नौरोजी ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिस कमेटी में ऐसे मेंबर्स अपॉइंट करे जिनको ये बोला गया कि आखिर अंग्रेज क्यों इंडिया का खजाना खाली कर रहे, इनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। दैट कमीशन इज नोन एज वेल्बी कमीशन। हु अपॉइंटेड वेल्बी कमीशन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड। न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया और रस्त गुफ्तार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी, और ही अपॉइंटेड वेल्बी कमीशन।
इतनी बातें पता चल गई। अब आगे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में आप कभी भी मत भूलिए। ही इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। अब इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी क्यों बोलते, सुनिए। बात है 9 जनवरी 1915, जब गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और इंडिया में गांधी अपना इलेक्शन में हाथ जमाने लगे। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को बोला, आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा कीजिए, गरीबों की मजबूरियां समझिए, अमीरों को देखिए, पूरे हिंदुस्तान के गांव गांव, सिटी सिटी, शहर कस्बा, गली में जाओ, लोगों की मजबूरियां देखो, फिर हिंदुस्तान की इलेक्शन में हिस्सा लो। गांधी ने 1915, 1916 और 1917 2 साल पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और 1917 में गुजरात में, ये हमारा गुजरात में एक आश्रम बनाया जिसका नाम साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम गांधी ने बनाया गुजरात में और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको गाइड किया, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। हु इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई एक सोसाइटी जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सारी चीजें नोट कीजिएगा, मैं आपको एमसीक्यूज भी पढ़ाऊंगा। किस बंदे ने सोसाइटी बनाई, जिस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अभी हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक ने बनाई सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। इसको कैसे याद रखना, देखो इंडिया के फादर कौन? गांधी। गांधी ने क्या बनाई? गांधी के गुरु ने क्या बनाई? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हु फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके न्यूज़पेपर का नाम था सुधारक। इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? सुधारक। आप बताइए सुधारक न्यूज़पेपर किसने लिखा? सुधारक न्यूज़पेपर लिखा किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे चलते हैं। आप जरा देखो, ये मैंने आपको वो लीडर्स पढ़ाए जो मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट लीडर्स का नाम आपको याद रखना, सारे के सारे मॉडरेट लीडर्स का नाम। आप जरा देखिए और आगे मैं आपको ज्ञान की बातें बताता हूं, सुनते जाइए। ये इतना हमारा, ये आ गया जी हमारा बंगाल। यहां पे होता था आसाम, ढाका, चितगोंग, राजशाही, मिदनापुर, कोलकाता और बिहार भी। इस पूरे एरिए को बोला जाता था बंगाल। इंडिया में अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल के हिंदू मुस्लिम में बड़ी यूनिटी है। इंडिया में लॉर्ड कर्जन आते हैं और बोलते हम बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तरफ ईस्ट बंगाल, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल। ये बात बोली और जरा गौर से देखिए, 7 जुलाई 1905, क्या 7 जुलाई 1905, ये डेट याद रखनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से। 7 जुलाई 1905 इंडिया में आते हैं लॉर्ड कर्जन, CURZON। इंडिया में आते लॉर्ड कर्जन और ये अनाउंस करते कि हम बंगाल की पार्टीशनिंग करेंगे। और 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आपको याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हो गया ईस्ट बंगाल और दूसरी तरफ हो गया वेस्ट बंगाल। आखिर बंगाल की पार्टीशनिंग का रीज़न क्या था? तो बंगाल की पार्टीशनिंग का असली रीज़न था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना, टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब लॉर्ड कर्जन को पता था कि अगर इंडिया में इतनी यूनिटी रही, ये फिर से रिवॉल्ट खड़ा करेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, इंडिया के हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया।
और एक शायर कहते, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये हिंदुस्तान इतना महान हुआ करता था, सदियों से हमारी परंपराएं चली आ रही हैं इंडिया की यूनिटी को लेके, बट अंग्रेज़ों ने यूनिटी तोड़ी। और दूसरा रीज़न था, अंग्रेज़ों ने अपनी पावर बतानी थी इंडियंस को, ये बंगाल का असली रीज़न था। बट लॉर्ड कर्जन ने लंदन में रीज़न क्या बताया कि बंगाल में 78 मिलियन लोग रहते हैं, ये अकेले के लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इन लोगों को रूल कर पाऊं। व्हाट वाज द रियल रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बट उसने रीजन क्या बताया? 8 करोड़ बंदे, 78 मिलियन पीपल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब व्हाट वाज दी रिजल्ट? अब यहां आएगा रिजल्ट। व्हाट वाज दी रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल की पार्टीशन के बाद रिजल्ट क्या हुआ? तो मैंने आपको पहले से ही बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ बंदू ने कहा अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किया, हमारे बंगाल की पार्टीशनिंग कर दी। एक हिस्सा बन गया एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा हिस्सा बन गया मॉडरेट। इट क्रिएटेड स्पार्क इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच लेड टू एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। इससे बन गए हिंदुस्तान की तारीख में स्वदेशी मूवमेंट, जिनको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। अब जरा देखिए एक्सट्रीमिस्ट के बारे में क्या हम पढ़ेंगे आगे, देखते जाइए। एक बात जरा मैं आपको और बताऊं, सुनते जाइए। बंगाल की पार्टीशनिंग कब होती? 1905 में, 1906, 7, 8, 9, 10। 1911 में इंडिया में एक बंदा आता जिसका नाम लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम? लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग इंडिया में आए। उस वक्त लंदन में रूलर हुआ करते थे जॉर्ज फिफ्थ। ये भी इंडिया में आए 1911 में और दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया। CGL 2018 का सवाल पूछा एग्जामिनर ने, बताओ इन 1911 इन दिल्ली दरबार विच किंग विजिटेड इंडिया? जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया विद लॉर्ड हार्डिंग और दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया। आगे चलिए, आसामीज के बोलने वालों के लिए आसाम बनाया, बंगाली बोलने वालों के लिए बंगाल बनाया, ओडिया बोलने वालों के लिए उड़ीसा बनाया, हिंदी बोलने वालों के लिए बिहार बनाया। ये 4 स्टेट बने ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1911। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन कौन लीडर थे? पहले नंबर पे लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और अरबिंदो घोष बंगाल से। आज हमने पढ़ा इंडिया में मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट लीडर के नाम, मॉडरेट लीडर के इंपॉर्टेंट बंदों की तारीख पढ़ी और बंगाल की पार्टीशनिंग पढ़ी। बंगाल की पार्टीशनिंग क्यों हुई, किसने की, बंगाल की पार्टीशनिंग के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ। आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर कौन कौन थे। आज मैंने आपको बताया एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, लाल बाल पाल, ये थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि इतना लिखिए, PDF लीजिए, बच्चे लोगों पढ़िए। आपकी पढ़ाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप मेरा साथ देते रहिएगा, इसके बाद वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। और एक शेर सुनिएगा ज़रा आखिर में, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस YouTube से रिमूव करी थी उनको मैं सुना दूं
कि सूरज नहीं हूँ जो अपनी हदों में रह सकूँ, दरिया हूँ अपना रास्ता बनाता चला गया हूँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं सूरज फिर से तुलू हो जाऊँगा। और ज़रा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।